स्वागत है हमारे हॉरर स्टोरी टेलिंग चैनल में, जहां कोहरे के डरावने इंतजार में रचती है भयानक कहानियां। तैयार रहें, क्योंकि हम आपके स्पाइन को झटके देने वाली एक कहानी पेश करने जा रहे हैं। क्या आप तैयार हैं? आप मेरी चैनल में नया हो तो कृपया लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। मेरे को ज्यादा मोटिवेट करने के लिए कमेंट करना न भूलें। जब रमा को गुलाबो कहीं नहीं मिलती तो वो मुनी और बिट्टू से पूछती है, पर वो भी मना कर देते हैं कि उन्होंने उसे नहीं देखा। रमा जब सब जगह ढूंढकर थक जाती है, तभी उसे कुछ अजीब सी दांत के किटकिटाने की तेज आवाज आती है। उसका ध्यान ऊपर छत पर जाता है। वो कर की आवाज वहीं से आ रही थी। वो ऊपर छत पर जाती है। सामने जैसे ही उसकी निगाह पड़ती है, गुलाबो दूसरी तरफ मुंह किए बैठी दिखाई देती है। उसकी ये अजीबोगरीब हरकतें देखकर रमा थोड़ा हकपका जाती है। अरे तुम ऊपर क्या कर रही हो गुलाबो? मैं तुमसे पूछ रही है, सुन रही हो? रमा के आवाज देने पर भी जैसे उस पर कोई असर नहीं पड़ता। जैसे ही वो उसे पीछे से कंधे पर हाथ रखती है, तभी जैसे उसे एक जोर का झटका लगता है। रमा घबराकर गिरते गिरते बचती है। रेलिंग पकड़कर संभलते हुए वो हैरानी से उसे देखती है। रमा के उसके कंधे पर हाथ रख संभालते हुए। हाँ माजी, वो तो ऐसे ही बस। कितनी बार कहा, खुद का ध्यान रखा कर। सुबह थोड़ा आराम से उठाकर, जल्दी उठकर, फिर बाद में अलसाई हुई रहती है दिन भर। अब जा, जरा चाय तो बना ले ससुरी, मापे की नस चटक रही है आज सुबह से। पार्वती रमा की ओर देखकर बोलती है। रमा अंदर रसोई घर में जाकर चाय बनाने लगती है। महेश पास में ही आंगन के एक कोने में लगे बगदे के ढेर में से कुछ चारा उठाकर गाय बैलों के सामने रखने लगता है। पार्वती खटिया पर सर पकड़कर बैठ जाती है। ये सचिन सुबह सुबह से किधर चला गया आज? पार्वती महेश से बोली। बंटी के घर गया है, उसकी मोटरसाइकिल वापस करने। महेश जवाब देता है।
महेश की बात सुनकर पार्वती धीरे से खुद से ही बड़बड़ाने लगती है। पता होता कि शहर की हवा लगने से छोरे मनमानी करने लगेगा तो कभी नहीं भेजती उसे। इतनी खेती बाड़ी है, यही रहकर तेरा हाथ बटाता तो अच्छा होता। घर वाले तो जैसे मूर्ख है, उन्हें तो कुछ आता जाता ही नहीं। हमने तो बिना वजह जिंदगी काट डाली। यही है जो कुछ है। पूरे समाज में नाक कटवा कर रख दिया ये छोरा। जब आया था तो कितनी खुश थी, बड़ा घमंड था खुद की किस्मत पे। पर जब राजा रावण का घमंड नहीं टिका तो ससुरी में कौन बड़ी आसमान में उड़ रही थी मैं। भोलेनाथ ने पल भर में वापस धरती पर पटक दिया। होगे कोई पिछले जन्म के पाप जो इसके रूप में उदय हुए। कहां से आया जिसके ना खानदान का पता ना जात का क्या पता। सच भी पढ़े लिखे लड़के को देखकर अब भुगतो। जितनी जिंदगी बची है तब तक अरी ओ दिल्लो देवी चाय बना रही है या उगा रही है। मर जाऊंगी तब लाएंगी क्या। पार्वती गुलाबों को दखते हुए फिर रसोई घर की तरफ देखकर रमा से बोली। रमा चाय लाकर पार्वती और महेश को देती है। जाते जाते वो एक बार फिर घुसलखाने की तरफ आश्चर्य से देखती है। पार्वती चाय पीते पीते, ये अब तक बाहर नहीं आई नहाकर। ऐसा कौन सा मीना कुमारी और हेमा मालिनी की तरह सुंदरता में निखारता रही है। ऐ बहू जरा देख तो उसे काफी बखत हो गया। वो माँ के पास आकर बैठता है। पार्वती उसे देखकर नीचे सर कर लेती है। अब भी नाराज हो माँ? मैं कितनी बार कहूँ कि ये सब अचानक से हुआ। हम तो आपको बताकर ही सबकी स्वामंदी से शादी करने वाले थे। सचिन माँ की तरफ बड़ी उदार नजरों से देखते हुए बोला। सबकी रजामंदी हुआ है, बड़ा ख्याल था हमारा। सबकी रजामंदी तो तूने खुद ठुकरा दी। पता नहीं किसे ले आया। बड़ी अजीबो गरीब लड़की है। कुछ भी पूछो तो जवाब नहीं देती। पता नहीं और कौन कौन से दिन देखना नसीब में लिखा है। अब तो तेरे बापू के पास जाने को मन करता है। यदि वो आज होते तो तुझे कभी अपनी मनमानी नहीं करने देते। एक तो अमावस्या का दिन में शादी कराया। पता नहीं वो कौन सा पंडित था जिसने तेरी शादी करा दी। आग लगे साले को। अरे पढ़ाई लिखाई की बात इतना नहीं पता कि अमावस्या जैसे दिन कोई शुभ काम नहीं करते। इस दिन देवताओं का नहीं बल्कि ऊपरी शक्तियों का बोलबाला रहता है। पूजा करानी पड़ेगी अब फिर से। शुभ मुहूर्त में दोनों का।
लगन कराना पड़ेगा, देवताओं से क्षमा मांगना पड़ेगी। पार्वती मुंह बनाते हुए बोली, आप भी माँ, ऐसा कुछ नहीं होता। मैं नहीं मानता इन बातों को, सब अंधविश्वास है। भगवान का बनाया हर दिन शुभ होता है। हाँ, तू तो हमसे पहले आया है इस दुनिया में। 2 आखिर क्या पड़ गया पता है ज्ञान बधाने। अब जाकर देख तेरी हीरोइन को। एक तो घंटा भर नहाने में लगाई, ऊपर से अब राज संवर रही होगी। सचिन माँ की बात सुनकर चुपचाप वहाँ से उठकर गुलाबों के कमरे में चला जाता है। उसके जाते ही पार्वती महेश से बोली, बेटा ज्यादा उठा पटक तो नहीं, बस कुछ लोगों को बुलाकर जरूरी रस्में कर देते हैं। मैंने पंडित रामधन को बुलाया है। जाते जाते तू और एक बार बोलते हुए जाना। जरूरी विधि तो करानी ही पड़ेगी। मुहूर्त देखकर बाकी की रस्म कर देते हैं। इस लड़के ने सारे सपने खत्म कर दी। सोचा था बड़ी धूमधाम से ब्याह रचाऊंगी सचिन का, अब चोरी छिपे सब करना पड़ेगा। पूरे समाज में थू थू होगी। वो अलग पार्वती सर पर हाथ रखकर बोली, अरे माँ, तू भी किन बातों में पड़ी है? आज जमाना इन्हीं सब का है। कोई कुछ नहीं कहेगा और जिसे कहना होगा वो तो रुकेगा नहीं। याद नहीं, किशन काका का लड़का दिलीप, वो भी तो ऐसे ही अपनी पसंद से शादी कराया था। बाद में गांव वाले सब भूल गए और फिर माँ, बदलते जमाने के साथ खुद को भी बदलो। जो है अब उसी में खुशियाँ ढूंढो। कब तक सर पीते रहेंगे? महेश अपनी माँ पार्वती से बोला, तू भी देने लगा बेटा ज्ञान। छोटे भाई को बड़े का असर तो आया नहीं, पर बड़े के पांव जरूर फूलने लगे। छोटे को देखकर पार्वती आसमान की तरफ मुंह करके बोली। रात को रमा महेश से सुबह वाले गुलाबों के अजीब बर्ताव वाली बात बताती है। सुनकर तो महेश भी थोड़ा सकपकाता है, पर तुरंत रमा से बोलता है, अरे बेचारी अपना घर छोड़कर आई है, याद आ रही होगी सबकी, तो अकेले में छत पर जाकर रो रही होगी। इतने में तू पहुंच गई उसे बुलाने। अब कोई अपनी रोनी शक्ल लेकर तो सामने आएगा नहीं। चल ज्यादा मत सोच, अब सो जा, सब ठीक हो जाएगा देखना। महेश रमा से बोलकर करवट लेकर सो जाता है, पर रमा को नींद नहीं आती। वो बार बार उसी वाक्य को सोचती रहती है। अगले दिन सचिन अंदर जाकर गुलाबों से मिलता है। गुलाबों उसे देखकर दौड़कर उसके पास आकर उसके सीने से लगकर रोने लगती है। सचिन उसका चेहरा अपनी तरफ करते हुए बोला, क्या हुआ पागली? अभी से घबरा गई? अभी तो शुरुआत है। सबका दिल जीतना इतना आसान नहीं, तुमको सब्र रखना ही होगा। माँ दिल की बुरी नहीं है, बस जो हुआ उससे परेशान जरूर है। जो माँ इतने जतन से अपने बेटे के लिए सपने देखे और लो बेटा अचानक से उसके सारे सपनों को धराशायी कर दे। सोचो उस माँ का क्या हाल होगा। फिर भी उन्होंने हमारी शादी को मान लिया। मुझे तो ये डर था कहीं माँ इस शादी से साफ इनकार ना कर दे। तुम्हारे लिए तो सब सह लूंगी बाबू, पर उनको देखकर लगता है कि मेरी माई वापस आ गई। मेरे पीछे पीछे उस घर में वो भी
इसी तरह दिन भर मुझे खरी खोटी सुनाती रहती थी। सोचा था अब जिंदगी में कुछ खुशियाँ मिलेगी, थोड़ा सुकून मिलेगा, पर नहीं लगता है। अभी मेरी परीक्षा अंत नहीं हुई। कहते हुए गुलबो की आंखों में आंसू आ जाते हैं। सचिन उसे समझा बुझाकर शांत करता है। उधर पार्वती पंडित जी से मिलकर शुभ मुहूर्त निकालकर बाकी की तैयारियां करती है। गांव में से चुनिंदा लोगों और सचिन के दोस्तों को बुलाकर उनकी उपस्थिति में सचिन और गुलाबो का सादे ढंग से ब्याह करवा दिया जाता है। इन सब में खुशबू एक तरफ उदास मायूसी आंखों में आंसू लिए खड़ी खड़ी सब देखती रहती है। पूरे गांव में कानाफूसी का दौर चालू हो जाता है। हर कोई बस उनके घर की ही चर्चा करता हुआ मिलता है। लेकिन महेश और सचिन इन सब पर ध्यान दिए बिना नजरअंदाज करते हुए अपने कामों में लगे रहते हैं। कुछ दिनों तक सब कुछ सामान्य चलता रहता है। एक दिन शहर से सचिन के लिए एक डाक आती है। सचिन जैसे ही उस लिफाफे को खोलकर देखता है, खुशी से उछल पड़ता है। उसको सरकारी नौकरी का बुलावा आता है। वो खुशी से सबको ये खबर सुनाता है। पूरे घर एक बार फिर खुशी में माहित हो जाता है। पार्वती भी अपना दुख भूलकर अब धीरे धीरे परिस्थितियों से समझौता कर लेती है। लेकिन गुलाबो का व्यवहार अभी भी कुछ कुछ अजीब सा ही रहता है। सचिन की सरकारी नौकरी की खबर पूरे गांव में फैल जाती है। सभी उसे बधाइयां देने लगते हैं। सचिन भी शहर जाने की तैयारियां करने लगता है। गुलाबो उसके पास आकर बोलती है, तुम भी चले जाओगे? अब मैं यहाँ सबके बीच अकेली रह जाऊंगी, कैसे मन लगेगा मेरा? अरे तो क्या हुआ, यहाँ भाभी है, माँ है, भैया है, मुद्री और बिट्टू भी तो है, जो तुमको कितना प्यार करते हैं। दिन भर चाची चाची कहकर बेचारे आगे पीछे घूमते रहते हैं। इन सब के बीच तुमको तो खुशी से रहना चाहिए। और फिर मैं जल्द ही वही सब सेट करके तुमको भी अपने साथ ले चलूंगा। चिंता क्यों करती हो? सचिन गुलाबो को समझाते हुए बोला। गुलाबो सचिन की बात सुनकर उदास होकर आंख बंद करके उसके गले से लग जाती है। तभी अचानक से उसकी आंख वापस खुलती है। जलते हुए अंगारे जैसी सचिन से एक झटके में अलग होकर वो घबराकर सीने पर हाथ रखकर तेज तेज सांस लेने लगती है। हड़बड़ाकर इधर उधर देखने लगती है। सचिन उसकी ये हालत देखकर घबरा जाता है। वो उसे संभालने लगता है, पर गुलाबो बुरी तरह हांफते हुए कमरे में तेजी से इधर उधर परेशान होकर दीवारों से जाकर चिपकते हुआ खड़ी रही है। जय महाकाल, अलख निरंजन। कड़क स्वर में बड़ी बड़ी सफेद आंखें और 6 फुट कदकाठी के लंबे तगड़े एकदम धूसर काली दाढ़ी वाले कोई साधु, जिनके चेहरे पर एक अलग ही दिव्य तेल चमकता है, वो घर की ड्योढ़ी पर कदम रखते हैं। उनको देखते ही आंगन में बैठा महेश फुर्ती से उठकर उनके पास जाकर उनके चरणों में प्रणाम करता है और माँ को आवाज लगाता है, माँ माँ, देखो कौन आए हैं, जल्दी आओ, बरसों बाद बाबाजी आए हैं, जल्दी आओ माँ। महेश की आवाज सुनकर पार्वती दौड़ी दौड़ी आती है। उन बाबा को देखकर फौरन सर पर पत्तू लेकर उनके चरण छूती है। महेश आंगन में खाट बिछाने लगता है। पार्वती रमा को आवाज लगाकर बाबाजी के लिए साफ जल ले आने को कहती है।
उन बाबाजी के आते ही जैसे वहाँ का पूरा माहौल ही बदल जाता है। जैसे ही वो प्रभावशाली व्यक्तित्व वाले बाबाजी आंगन में आते हैं, बड़े गौर से चारों तरफ नजर घुमा कर देखने लगते हैं। रमा साफ जल लेकर आती है, पर बाबाजी जल पर ध्यान दिए बिना आंख बंद कर ऊपर चेहरा कर मन ही मन कुछ बोलने लगते हैं। सबको उनकी ये क्रिया समझ नहीं आती, बस हाथ जोड़े चुपचाप देखते रहते हैं। क्या हुआ बाबाजी, आप नाराज है क्या? कुछ गलती हुई हो हम मूर्खों से? क्षमा कीजिएगा, हम तो अज्ञानी लोग हैं। पार्वती हाथ जोड़ते हुए उन बाबाजी से बोली, पर बाबाजी बस ऊपर बहरा कर आंख बंद किए रहते हैं। उधर गुलाब की परेशानी बढ़ती जाती है। वो कमरे में चारों तरफ बदहवास सी कभी इधर कभी उधर घूमती रहती है। सचिन गुलाबों में आए अचानक से इस बदलाव को देखकर घबरा जाता है। वो कुछ समझ नहीं पाता, बस उसे संभालने की कोशिश करता रहता है। बाबाजी आंख खोलकर पार्वती की ओर देखते हुए बोलते हैं, अलख निरंजन है माई, हम हिमालय पर्वत पर सिद्धि के लिए जा रहे थे। रास्ते में तुम्हारा गांव पड़ा तो सोचा तुमसे मिलते जाए। बहुत दिन हुए। हाँ बाबाजी, आप बिट्टू के जन्म पर आए थे, उसके बाद से आना ही नहीं हुआ। क्या करे माई, हम तो महाकाल के भक्त हैं। जंगलों में गुफाओं में डेरा डाले साधना में मगन पड़े रहते हैं। संसार से हमारा कोई लेना देना नहीं। सालों में बस कुछ दिनों के लिए हम बाहर निकलते हैं ताकि पीड़ित जनों के कुछ दुख दर्द अपनी प्राप्त की हुई सिद्धियों से दूर कर सके। भोलेनाथ से हमें ये सिद्धियां इसलिए ही मिलती है। तेरा पति बड़ा भक्त था हमारे गुरुजी का, उसने जो सेवा की थी तब से ही उसके ऋणी हो गए हैं हम। इसलिए ही हम सिर्फ तुम्हारे ही घर में आते हैं, वरना कभी किसी की चौखट नहीं चलते। बहुत अच्छा किया बाबा जो आप पधारे, छोटे का ब्याह कर दिया है। आप आए हैं तो उनको अपना आशीर्वाद देकर ही जाइएगा। आपने महेश और रमा को जब से अपना आशीर्वाद दिया है, इनके जीवन में कभी कोई दुख परेशानी तक नहीं आई। पार्वती बाबाजी से बोली। वो रमा को इशारे से उनको बुलाने को बोलती है। नहीं माई, अभी हम एक पवित्र उद्देश्य से हिमालय जा रहे हैं। तुम सबसे मिल लिए, मन प्रसन्न हो गया। हम यहाँ कुछ अजीब सा महसूस कर रहे हैं। बाबाजी ने चेहरे पर गंभीरता लदी हुए पार्वती से बोले। अजीब सा मतलब?